सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि भारत में इतना अपराध क्यों है, जबकि ये धार्मिक देश है। अमेरिका में इतने अपराध क्यों कम है। तो अपराध किस कारण होते हैं यह समझना जरूरी है। और फिर अपराध की रोकथाम कैसे होती है, ये दोनों प्रक्रियाओं को समझते हैं। हर मनुष्य जीना चाहता है। जीने के लिए उसे जो भी करना पड़ता है करता है। फिर उनमें से बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा से जीना चाहते हैं, यानी सारी सुख सुविधाओं के हिसाब से। उसके लिए भी जो बन पड़ता है वो करते हैं। अब उनके कर्मों को धर्म सम्मत बनाया जाता है तब वे नियंत्रित कर्म करते हैं। अब यह आपने जो कहा है कि भारत जो है वह एक धार्मिक देश है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत एक धार्मिक देश है। इसलिए क्योंकि आप यहाँ देखेंगे, अगर आबादी का ही विभाजन आप करते हैं तो इस देश में तो 25 करोड़ के आसपास तो मुस्लिम हैं, जिनको कुरान में और हदीसों में यह सिखाया बताया गया है कि लूट और ठगी, धोखाधड़ी यही आजीविका के विषय है, यही आजीविका के तरीके हैं। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे मौका मिलने पर चोरी नहीं करेंगे या चोरी करने का मौका नहीं निकालेंगे। मौका मिलने पर धोखाधड़ी, ठगी नहीं करेंगे, लूट नहीं करेंगे या धोखाधड़ी, ठगी, लूट का मौका नहीं निकालेंगे। तो 25 करोड़ की जो आबादी है वह तो इसी में लगी हुई है, यही करने में। आप उनको धार्मिक देश के तहत, उस व्याख्या के तहत आप उसे कैसे ला सकते हैं। अब इसके बाद फिर बात आती है कि 5 करोड़ के आसपास तो ईसाइयों की भी न्यूनतम संख्या है। वो 10 करोड़ के आसपास भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत छिपे हुए भी। उनको धन के लिए कुछ भी करते हुए देखा जाता है। कोई धन के लिए कपड़े उतारने को तैयार है, तो कोई खुलेआम धन के लिए नंगापन डांस करने के लिए तैयार है, नंगा डांस करने के लिए। तो वे लोग भला पैसे के लिए कौन से अपराध नहीं कर सकते हैं। देशद्रोह कर सकते हैं। पैसा लेकर के देश के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है उसको किसी को दे सकते हैं, लीक आउट कर सकते हैं, यहाँ की फाइलें बेच सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि ये धार्मिक देश है, यहाँ कुछ नहीं होता। उसी तरह से अन्य मतावलंबी भी लगभग वैसे ही है। हिंदुओं की जनसंख्या भी जो है उसमें अधिकतम जो है
90% के आसपास मान लीजिए सब भौतिकवादी है, जो धन कमाने के लिए मेहनत भी करते हैं और भ्रष्टाचार चोरी करने में भी पीछे नहीं हटते। मौका जहां मिले, घूस लेने का मौका मिले, ले ही लेते, छोड़ते नहीं। यह प्रभाव कहां से आया है? यह इस्लामिक प्रभाव ही है, क्योंकि उनके साथ रह करके और यह देख करके कि यह बहुत ही इजी वे है मनी बनाने का, तो वो बना रहे हैं। उसके लिए हिंसा करना पड़े, चोरी, झूठ, ठगी सब करना पड़े तो करते हैं। अब पुराने अगर उपदेशों को भी हम देखें तो ये उपदेश क्या है? ये तो वही बताते हैं। हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, चाहे बौद्धों के, जैनियों के ग्रंथ हैं, वो सब उपदेश तो यही है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। तो भाई ये इनको किनको उपदेश दिया जा रहा है? चोरी करने वालों को ही तो दिया जा रहा है। इसका मतलब चोरी शुरू से करते आ रहे हैं। संख्या भले कम हो, अनुपात की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन करते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जब हमारी दृष्टि भौतिकवादी होगी, भोग की दृष्टि होगी, तो हम अपराध करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे जो दृष्टि है, वैसे को आप धार्मिक कैसे कह रहे हैं? तो ये धार्मिक लोग कतई नहीं है। इनका प्रभाव तो इतना होता है कि जो लोग धार्मिक भी होते हैं उनको भी ये अपराध करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मजबूर करते हैं मतलब कि बाय फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन एक दिखावा का भी एक फोर्स, सुविधाओं का भी फोर्स होता है, उससे वे कर देते हैं। तो इस तरह से अपराध बढ़ते जाते हैं, अपराध करने वाले बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनको भोगना है। तो भोग की वृत्ति जब भी होगी, कहने का मेरा एक लब्बो लबाब यही है, भोग की वृत्ति जब भी होगी तब भी ऐसा होगा। सत्यनिष्ठा जब कम होगी, न्याय निष्ठा जब कम होगी, तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, तो वे अपराध बढ़ते हैं। फिर अपराध इस वजह से बढ़ते हैं कि जब उनकी सामाजिक मान्यता हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाता है। जैसे कोई घूस भी ले रहा है तो समाज में एक्सेप्टेड है, या वो ले रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका मतलब वो कहते हैं बहुत कमा रहा है, इसकी ऊपरी कमाई है। तो इसका मतलब यह हो गया कि समाज की तरफ से भी स्वीकृति मिल चुकी है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से अपराध यहाँ पर हो रहे हैं। अब हुआ कि अपराध के और सारे कौन से तरीके हैं? ऐसे ऐसे तरीके भी अपराध के खोज निकाले जाते हैं बुद्धिमानों के द्वारा, धूर्तों के द्वारा, जो पकड़ में नहीं आते हैं। तो जिनका बहुत हाईटेक ब्रेन है तो वे ऐसे अपराध निकाल लेते हैं, तो वे सभ्य भी बने रहते हैं और अपराधी भी बने रहते हैं। बाहर से सभ्य, भीतर से अपराधी, और कानून की निगाह से भी बचे रहते हैं। तो यह जो उनका आत्मविश्वास होता है कि मैं पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि मैं इतना तेज तर्रार हूँ, चालाक हूँ, तो वे अपराधी बनते हैं। लेकिन उसके भीतर में क्या है? मनोवृत्ति तो वही भोग की है, उसी ने प्रेरित किया है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात कर रहे हैं रोकथाम की, तो रोकथाम क्या है? धर्म का सिर्फ उपदेश, उस उपदेश से भला कौन रुक रहा है? कौन मान रहा है उपदेशों को? बकवास है। लोग कहते हैं ये उपदेश से क्या होता है? अपराधी सदैव जो है दंड की भाषा समझता है, अपराधी उपदेश की भाषा बहुत कम समझता है, वह दंड की भाषा समझता है। दंड उसे मिलता है, प्रकृति से भी दंड मिलता है, लेकिन प्रकृति से जो दंड उसको मिलता है, हालांकि वह भी तुरंत ही दंड मिलना शुरू होता है, परंतु वह समझ नहीं पाता है, क्योंकि उतनी उसकी बारीक बुद्धि, विवेक नहीं होता कि वह समझ सके उस दंड को। जैसे उसके भीतर में तनाव उत्पन्न हो गया, उसकी नींद खराब होने लगी, तो उसको वह नहीं समझ पाता है। वो नहीं जान जाता है कि मैं एक दंड ही पा रहा हूँ अपने इनको कर्मों की वजह से। जब उसने अपराध के लिए सोचना ही शुरू किया था, तो ही उसे प्रकृति ने दंड देना शुरू किया था, लेकिन उसको वह एक दंड के रूप में नहीं मान रहा था। धीरे धीरे जब उसकी नींद खराब होने लगी, सब कुछ होने लगा, ब्लड प्रेशर उसका अनियमित होने लगा, अब उसको रोग होने लगे, प्रकृति ने रोग देना शुरू किया, तो भी वह नहीं समझ रहा है कि मेरे इन कुकर्मों की वजह से
वो सोचता है मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, खान पान की वजह से हो गया, वो ऐसा सोचता है। अधिकतर लोग जितने भी रोगी हैं जहाँ जाते हैं, और जो भी डॉक्टर भी हैं, वे भी यही कहते रहते हैं कि अरे आप खान पान खराब हो गया होगा, रहन सहन खराब हो गया होगा, इससे हो गया रोग। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कुकर्मों की वजह से खराब होता है। सदैव रोग होता है हमारे कुकर्मों से। खान पान से रोग नहीं होता है, ये बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स बना रखा है भौतिकवादियों ने कि ऐसा ऐसा भोजन लिया इसलिए हो गया। अरे ऐसा भोजन लिया क्यों? वैसा भोजन क्यों लिया, इस पर कौन शोध करेगा? ऐसे भोजन की प्रेरणा क्यों हुई? क्यों मैं शराब पी रहा हूं? वह प्रेरणा कहां से आ रही है? वह हमारे उनको कर्मी विचार से आ रही है, हमारे उसको कर्म से आ रहा है, उसको विचार से है, कुभाव से है। कीड़ा मकोड़ा खाए जा रहे हैं, पक्षियों को मारे जा रहे हैं, उनको खाए जा रहे हैं, कहते खाने से हो गया। अरे ये खाने की बात आई कहाँ से? ये उसी कुभाव से, कुकर्म से आई है, उसके कारण रोग हो रहा है। सदैव हमारे कुविचार से, कुकर्म से और कुभाव से रोग होते हैं। तो प्रकृति दंड देती है अपराधियों को, निश्चित देती है, पापियों को दंड देती है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। और तो और इलाज कराने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं ओ ये तो, कहते हैं ऐसा करो कि एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, फिट रहो। पता चला कि जिम में ही कितने लोग दम तोड़ देते हैं। एक्सरसाइज करते हुए कितने लोग मर गए हैं, वहीं पर हार्ट अटैक हो गया। क्यों? गाते समय ही गायकों ने दम तोड़ दिया स्टेज पर। क्यों? इस पर एक शोध जरूरी है। पर हैं कुछ लोग कि अपने औकात से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज कर दिया। क्यों किया? वो वृत्ति कहां से आई कि अपने औकात नहीं समझ पाए कि मैं कितना एक्सरसाइज करूं। वह वृत्ति उसी अपराध प्रवृत्ति से, उसी पाप भाव से आई, इसलिए ऐसा होता है। जिम में चले जाएंगे, मसल बना लेंगे तो क्या करेंगे? और अपराध करेंगे। ताकत मिल गई तो किसी को भी पीट दिया, सुपारी ले ली, मर्डर कर दिया, अपहरण कर लिया, चैन छीन लिया। ये कौन करने वाले? ये सब जिम जाने वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं अपराध। तो सब लोग कहेंगे क्या जिम जाने वाले सारे लोग चैन छीन रहे हैं? नहीं छीन रहे हैं, लेकिन सारे लोग अपराध कर रहे हैं। चैन भले नहीं छीन रहे हैं, लेकिन कर सारे लोग रहे हैं। वो अलग अलग तरह के कर रहे हैं। कोई ऑफिस में जा करके वो कलम से अपराध कर ले रहा है, कोई पुलिस में है तो वहां घूस खा ले रहा है, सब अपराध कर रहे हैं। जिम जाने वाले सारे अपराध ही करेंगे, क्योंकि वहां हिंसा आप सिखा रहे हैं ना। हमें शरीर को मजबूत बनाना है, लेकिन क्यों मजबूत बनाना है? सबसे यक्ष प्रश्न यह है। वहां कौन जाता है कि मुझे इसलिए मजबूत बनना है क्योंकि मुझे कमजोरों की रक्षा करनी। इस भाव से क्या कोई जिम जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। मैं बॉडी बनाऊंगा तो पहलवान बन जाऊंगा, और पहलवान बन जाऊंगा तो रुपये खूब कमाऊंगा, खूब भोगूंगा। जिम जाऊंगा तो मैं बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, खूब भोगूंगा। वैसे ही लोग अपराध कर रहे हैं, अपराध करते हैं। उनके अपराध की कैटेगरी भले भिन्न हो, करेंगे अपराध ही। तो वह मनोवृत्ति जो भोग की मनोवृत्ति है, वह अपराध कराती है। प्रकृति दंड देती है, निश्चित दंड देती है। दंड तो मिलना शुरू हो जाता है, परंतु दंड समझ में नहीं आ पाता। दिक्कत यही है। और उनको समझाने वाले जो हैं वे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो खुद भी वही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी समझ में बात नहीं आती है। और जो लोग समझाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे इन कर्मों की वजह से ये हुआ, इन भावों की वजह से हुआ,
इन विचारों की वजह से हुआ। बताओ, ये तो बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा है। तो वैसे को वे लोग छोड़ देते हैं, रिजेक्ट करता है, छोड़िए। लेकिन प्रकृति तो दंड देगी ना। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे कुकर्मों की सजा ही है रोग। किसी के सांस फूल रही है, किसी का हार्ट बीट कर रहा है ज्यादा, तो ये कहाँ से हो रहा है? सब हमारे कुकर्मों से हो रहा है। और बाकी बातें जो है वो कौन है? हमारे कुविचारों से हो रहा है, कुभावों से हो रहा है, जितने भी रोग हो रहे हैं और उसके कारण जो अपराध हो रहे हैं। तो रोग के रूप में तो प्रकृति अपना दंड तो उसके हिसाब से विधान है ही, वो दे ही रही है, वो सजा तो मिल रही है। तो यह नहीं कह सकते सजा नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन उसको वह सजा नहीं समझ पा रहा है। वह उसको एक रोग समझता है। रोग एक सजा है। किसी का हक छीनने के कारण जो अपराध हुआ है उसकी सजा है। किसी के साथ पक्षपात करने के कारण सजा है। तो झूठ बोलने के कारण, बहुत तरह के कारण सब करते हैं, हम आप सभी लोग करते हैं, कोई बरी नहीं है इसमें। तो जो जितना करता है उसके हिसाब से वो उतना पाता है। प्रकृति उसको दंड देती है। यहाँ ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो वह दंड उसे मिलता है, भगवान उसे दंड दे देते हैं। अब बात आती है ये कानूनी दंड की। वह तो इस अस्तित्व का कानून हुआ, और एक कानून जो यहाँ हम लोग के देश में लागू होता है या किसी भी देश में लागू है, वह तो उस तरह का अपराध जो होता है उसमें जो दंड देता है, तो उसके लिए क्या है, बहुत कठोर कानून चाहिए होते हैं। तो भारत के कानून जो हैं, आप लोग जो हम जानते होंगे, बहुत हल्के कानून है। यहाँ तो बहुत मजा है अपराधियों को, इसलिए अपराधी यहाँ और उनके हौसले बुलंद हैं, और वे कर्म किए जा रहे हैं और अपराध किए जा रहे हैं। यहाँ अगर बहुत धोखाधड़ी कर दिया आपने 10 करोड़ लूट लिया, हजारों करोड़ भी लूट करके लोग भाग जा रहे हैं, विदेश भाग जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो यहाँ जो पकड़ा भी जा रहा है, तो 10 करोड़ लूट लिया तो पकड़ाया तो सजा मिलेगी क्या? उसको मिलेगी तो 10,000 फाइन भर दो। तो 10 करोड़ लूटा, 10,000 आपने फाइन लगाया, 50,000 या 1 लाख ही फाइन लगाया, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उतना लूटा, उसमें 1 लाख दे दिया, फिर वही जाके वो करे। सजा 3 साल, 5 साल, 7 साल देंगे। वहां भी घूस वूस दे करके वो और थोड़ा कम करा करके फिर निकल जाएगा। करेगा वो 20 बार, पकड़ाएगा 1 बार, सजा 1 बार की मिलेगी, तो वह क्यों नहीं करेगा? अब अमेरिका वगैरह में क्या है कि कानून बहुत सख्त है। वहां पकड़े जाएंगे तो आपकी सारी संपत्ति भी सीज हो जाएगी और बहुत लंबी सजा मिलेगी। वहां तो हजारों बरस की सजा मिल जाती है। आदमी की आयु 50-60 बरस होगी, अपराध किया है 20-25 बरस में, 50-60 बरस और जिएगा, लेकिन सजा मिल गई 1000 बरस की, तो इसका मतलब है उसको जेल में ही मरना है। तो सख्त सजा है वहां सब धाराओं के निश्चित अवधि भी है। ऐसा नहीं है कि मनमाना, यहाँ तो कोई अवधि ही नहीं है, मुकदमा लड़ाते रहो। 50 वर्ष तक मुकदमा ही लड़ रहा है व्यक्ति, उतने में उसकी उम्र पार हो जा रही है अपराधी की। तो एक तो यहाँ कानून बहुत ढीला ढाला है, सजा बहुत कम है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पकड़ाते बहुत कम है। पकड़ा गए तो पुलिस को घूस दे करके बच जाते हैं या धारा हल्की करवा लेते हैं, फिर वकील को पैसे देते रहते हैं, जमानत ले लिया, वकील मुकदमा लड़ रहा है। यहाँ कानून से सिर्फ वही डरता है जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसा है। जो फंस गया है वो तो नहीं जानता है, वो तो उसके लिए पोर खुल गई कानून की, वो समझ गया वो कानून में ऐसा खेल है। तो यहाँ कानून से सिर्फ वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने कभी कचहरी के चक्कर नहीं लगाया। जिन्होंने चक्कर लगाए वो नहीं डर रहे, वो कहते हैं और चक्कर लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इधर उधर घूमते हैं, कचहरी भी घूम लेंगे। तो यहाँ सख्त कानून की भी जरूरत है और उसके अनुपालन की भी सख्त जरूरत है। और प्रकृति तो खैर दंड देती ही है,
उससे तो खैर नहीं बच सकते, लेकिन अगर कानून भी सख्त होता और अनुपालन भी सख्त होता तो अपराधी निश्चित ही कम होते, क्योंकि बाई फोर्स भी लोग अपराध सिर्फ डर की वजह से अपराध नहीं करते। तो अपराध का वह एक डिटरेंट के रूप में होता है, वो डिटरेंट होता है कि वो रोकता है आपको, नहीं करेंगे आपको, डर एक दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ दिमाग में डर भी नहीं है, बेखौफ है सब। फिर यहाँ नेताओं के द्वारा पैरवी भी लग जाती है, उससे भी छूट जाते हैं। जजों के यहाँ पैरवी लग जाती है, जज तो यहाँ खुद ही जो है कानून से ऊपर उठे हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई कानून ही लागू नहीं होता, जैसे वो कुछ भी करते हैं, कोई कुछ नहीं होता। वो खुलेआम भी घुस लेंगे तो आप घुसखोरी में उसे नहीं पकड़ सकते। तो हालत तो यहाँ पर ये है, इस देश को तो बस किसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह देश बढ़ रहा है, अपराध से ही बढ़ रहा है। और अपराध करने वाले गिरोह और कम्युनिटी भी जब अपराध करने लगे तो उस अपराध करने वाली कम्युनिटी या गिरोह का वोट लेने के लिए भी यहाँ की पार्टियां समर्थन करती हैं, और उसके लिए भी बदलाव नहीं करती हैं, उसको भी नहीं पकड़ती हैं, दंड नहीं देती हैं। कोई नक्सलाइटों का समर्थन कर रहा है तो उसको पकड़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ तो वोट के लिए यहाँ पर अपराधियों को भी छूट है। खुलेआम यहाँ किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें बहुत लोग अपराध कर रहे थे, गर्दन उड़ाई जा रही थी, बलात्कार हो रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ वोट का मामला है। तो यहाँ वोट के लिए भी बहुत कुछ होता है इस देश में। अपराध इसीलिए इस देश में इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भय नाम की चीज नहीं रह गई अपराधियों में। सामूहिक अपराध अगर कम्युनिटी कोई करने लग जाए, उसके पास वोट बैंक हो, तो कोई नहीं कुछ करेगा, छूट दे देंगे, हाँ जो मर्जी सो कर लो। तो उस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा अगर अपराध को यहाँ कम करना है तो। इसके बाद और भी कारण होते हैं अपराध के। उसमें से एक कारण जो आर्थिक दिक्कतों की वजह से है, तो उसमें बेरोजगारी भी एक कारण है। अगर हम सबको रोजगार देंगे तो कम लोग अपराध की ओर प्रवृत्त होंगे, क्योंकि रोजगार मिल गया तो उससे संबंधित जो अपराध हैं वे घट जाएंगे, अन्यथा होंगे। और धन जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है ट्रांसफर, क्योंकि अपराध में धन का लेन देन बहुत होता है, तो धन का लेन देन की पूरी ट्रैकिंग अगर हो जाए कि धन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो भी अपराध को रोका जा सकता है। यानी कौन धन कहाँ से आया। यहाँ तो विदेशों से धन आते हैं अपराध कराने के लिए, कई आंदोलन चलाए जाते हैं, कन्वर्जन के लिए आता है, धर्म परिवर्तन कराने तक के लिए पैसे आ रहे हैं, राष्ट्र विरोधी आंदोलन चलाने के लिए पैसे आ रहे हैं। तो उस पर जो है नकेल कसना जरूरी है, उसको रोकना जरूरी है, ट्रैकिंग जरूरी है, कौन रिसीवर है कौन नहीं है, विदेश से पैसा आ रहा है तो कैसे पैसा आ रहा है, हवाला के जरिए पैसा आ जा रहा है, वहीं से फोन से डीलिंग हो जा रही है, पैसा यहाँ का पैसा यहाँ, वहाँ का पैसा वहीं जमा हो गया। इन सब को सरकार नहीं रोक पा रही है। नहीं रोक पा रही का मतलब रोकने की मनसा नहीं है। अगर मनसा होती तो सरकार रोक ही देती है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, सरकार को सब पता है। जब हमको और आपको पता है तो सरकार को क्यों नहीं पता होगा। लेकिन वह इरादा नहीं है, क्योंकि खुद उनमें ऐसे एलिमेंट हैं जो वही काम कर रहे हैं, तो वो रोकेगा भला कौन। यदि डिजिटल करेंसी जो चलाई जा रही है अभी, अगर चल जाए जब डिजिटल करेंसी, तो उसमें अगर ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि कोई भी सामान खरीदी जा रही है तो उसकी रसीद आएगी तभी सामान जा सकता है, वो रसीद सरकार जारी करेगी, तो लेन देन में ट्रैकिंग आ जाएगा, तो बेईमानी नहीं हो पाएगी। बिना रसीद के, सरकारी रसीद के कोई चीज़ पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तब क्या होता कि घुसखोरी नहीं हो पाती, क्योंकि घुसखोरी की रसीद नहीं हो पाती। तो कोई कुछ भी रसीद जारी करने का अधिकार सिर्फ सरकार अपने पास रखे। चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, इंडस्ट्री खोला हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, जो कुछ भी रसीद जारी होगी गवर्नमेंट जारी करेगी।
और बिना रसीद के पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, और डिजिटल करेंसी के सिवा कोई करेंसी ही नहीं हो सकती है। तब देखिए अपराध कैसे रुकता है। और जितने भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, ये बहुमूल्य वस्तुएं, ये जो अपराध में लेन देन किए जाते हैं, तो इनकी जो ऑनरशिप राइट है उसकी भी ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका भी ऑनरशिप होना चाहिए, और वहाँ पर सब कुछ दर्ज होना चाहिए कि ये वस्तु किसकी है, और जब वो ट्रांसफ़र होती है तो किसके पास गई, कब गई, क्यों गई, सबका होना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उन सबका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए कि उसने कोई घूसखोरी में किसी काम के बदले कोई अचल संपत्ति तो नहीं ली। इस तरह से अपराध हम रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ दिमाग की स्कैनिंग होगी तो पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। तो अगर सरकार का इरादा हो तो अपराध बहुत हद तक रुक जाएंगे, बहुत ही हद तक रुक जाएंगे। सिर्फ प्राकृतिक अपराध हो सकेंगे जो आवेश में, गुस्से में, इसमें होते हैं, तो वे भी पकड़ लिए जा सकते हैं, ट्रैक हो सकते हैं। कानून बहुत सख्त होना चाहिए, दंड सख्त होना चाहिए। हम लोग के देश को कानून को बदलने की बहुत ज़रूरत है, और हर धारा के साथ सजा निर्णय उस धारा के तहत कितने समय में आएगा वह भी तय होना जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है। तो अपराध तो खैर अमेरिका में भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत से कम है निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ कानून बहुत सख्त है, सजा भी सख्त है, बचने की गुंजाइश भी कम है। और भारत में तो फ्री फॉर ऑल है, तो हर दृष्टि से फ्री है। बस थोड़ा बहुत जो रुका हुआ है वह अच्छे अच्छे उपदेशों के कारण ही रुका हुआ है, इतना जान लीजिए। नहीं तो हर आदमी ही अपराध करता है यहाँ। हालत यह है कि तो भारत में रिलेटिवली जिस हिसाब से कानून है उस हिसाब से बहुत ही कम अपराध है। नहीं तो ऐसा कानून यहाँ पर है कि यहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में अपराध होते। तो इतना मैंने आपको विश्लेषण करके बताया, तो अब आप समझ गए होंगे कि इतना भारत में अपराध क्यों है। एक धार्मिक देश कहलाने के बाद भी, धार्मिक देश तो आप कह रहे हैं, मैं तो ऐसा कोई धार्मिक देश इसको नहीं कह रहा। हरि ओम।